हाँ जी, बोले। जी हाँ, आराम करें, आप आराम करें। नमस्कार। मैं आज का विषय जो है रीलोकलाइजेशन है। हमारे जनगण मन में राष्ट्र का जो भाग्य विधाता है वह कौन है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के भाग्य विधाता है, या हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे भाग्य विधाता है, या हम अपने भाग्य विधाता खुद बनने की कैपेसिटी में हैं। हमें यही डिसाइड करना है। इफ द नेशन इज रेडी फॉर द फ्रीडम टुडे, और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने 1947 में कहा था, नेशन इज नॉट येट रेडी फॉर द फ्रीडम, और आज़ादी अभी नहीं मिली। चरित्र निर्माण की दिशा में इस आज़ाद भारत में हमने जितने भी काम किए हैं वो सबको पता है, और उस दिशा में हम काम कर कर के अपने भाग्य विधाता खुद बनने की इच्छा रखते हैं। इस विषय पर मैं चाहता हूँ कि हाउस ओपन रहे, क्वेश्चंस आए, और मैं जो है अपनी बात को, उनकी विषय को समझते हुए अपनी बात कहने के लिए तत्पर हूँ। अच्छा लगेगा मुझे कि जितने भी ऑडियंस हैं सब अपने विषय को समझें और इस विषय के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयास करें, क्योंकि सब प्रबुद्ध श्रोता हैं और सब जो है इस विषय को मैंने कई बार जूम पर रख चुका हूँ और सब जानकार हैं। तो बार बार सेम विषय को मैं दोहराता रहूं, इससे अच्छा है कि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि किस तरह क्या करना चाहिए उसको निवारण किया जा सके, और उस पर जो है खुलकर आज चर्चा की जा सके। हमारा मुद्दा आज है स्वराज प्राप्ति, रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी। और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं एक्सपोर्ट के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर हम उनके उत्पाद को बजाय अपने कुटीर उद्योगों के उत्पाद को प्रमोट करने के लिए स्वतंत्र है। यह भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 73-74 है, हमें यह इजाजत देता है। तो हमको अपने 73-74 अनुच्छेद का परिपालन करते हुए ग्राम स्वराज के लिए भी यहाँ चित करनी। इस पर एक विषय और मैं जोड़ता हूँ कि दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। इन्होंने जनतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलकर हाईजेक किया है जनतंत्र को, और डिवाइड एंड रूल गेम खेलकर सारी सत्ता को कुछ हाथों में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में केंद्रित किया है, जो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के, वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलाम है। तो हमको गुलामों के भी गुलाम बना दिया, rather than we are the boss. We have to, हमारा जो है स्वराज के माध्यम से, सेल्फ गवर्नेंस के माध्यम से हमको अपनी सत्ता खुद निर्धारित कर, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं अब यहाँ आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत आपकी तरफ। मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है जी। मैं अभी बंद कर रहा हूँ, टीवी चल रहा था आसपास, तो मैं क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ बंद करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी आवाज सुन रही होंगे अब? ठीक है जी हाँ, आवाज अच्छी आ रही है। आवाज जी ठीक है। अब सही। तो मैं यहाँ पर, हाँ, मैं महात्मा गांधी जी मरने से 20 मिनट पहले तक चरखा चला रहे थे, उस चरखे का भावार्थ बनाकर, भावार्थ बताकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। चरखे का भावार्थ है रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर, एजुकेशन पॉलिसी यूजिंग स्किल ट्रेनिंग एंड पैतृक उद्योग ट्रेनिंग,
healthcare via Ayurveda and yoga. Fourth is production of consumer goods. Fifth is Gandhian election democracy, election of nil expenditure. Sixth is digital currency for UPI 1012 to UPI 886 for all 786 districts of भारत. जब हम उनको कुछ अथॉरिटी देंगे तो अथॉरिटी विल मैच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो स्वावलंबन और स्वराज के द्वारा इस देश के हर जनता को रोजगार देने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे, तब हम उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी जा सकती है यदि वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं होते तो। और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी मदद मिलनी चाहिए ताकि बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं उनके लघु उद्योगों को खत्म ना करें। जिस तरह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आज की डेट में नीम हकीम कहकर हमारे आयुर्वेद को खत्म करने का दुष्चक्र रचती है। और एजुकेशन पॉलिसी में भी अभी जो मेडिकल की एजुकेशन थी आयुर्वेद और आयुष की, उसके अंदर नेक्स्ट का एग्जाम अभी कंपलसरी कर दिया गया। तो एक से एक कंडीशन लागू करवा के वो हमारे आयुर्वेदाचार्यों को एजुकेशन में भी व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। तो जब हम लोकलाइज डिसीजन ले सकेंगे तो इन व्यवधानों से हमें छुट्टी मिल सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहता हूं कि जितने भी श्रोतागण हैं अपनी कुछ विषय पर इस पर अपनी बात रखें ताकि मुझे बोलने में सुविधा हो। मदन जी, पहले आप अपना पूरा प्रेजेंटेशन कर दीजिए, फिर इसके बाद प्रश्न आ जाएंगे सभी के। पीपीटी में देख लेता हूँ, पीपीटी मेरे पास होगी व्हाट्सएप पे, तो मैं पीपीटी को प्रेजेंटेशन देता हूँ। पुत्र का वध होना भी शेष सदस्य राज। मैंने पीपीटी खोल लिया है, मैं पीपीटी के द्वारा अपनी उस पीपीटी को दोबारा प्रेजेंटेशन देता हूँ। हमारे पूजनीय बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और गांधी जी की इस नारे में जो धारणा वो थी, फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे और हम जो है सेल्फ उसके जो आर्म्स दी जा रही थी और उसके जो आराम तलबी की जो एक मशीनीकरण की योजना थी, उसके कारण हम लोग सेल्फ कंट्रोल को भूलते जा रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी को ये कहना पड़ा, नेशन इज नॉट येट रेडी फॉर द फ्रीडम। तो गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखी और ब्रिटिश साम्राज्य जहां सूर्य अस्त नहीं होता था उसके ताबूत में कील ठोकने का प्रयास गांधी जी ने किया और अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य को भी उस किताब के अंदर जो भी कुछ लिखा था वो समझाया और उनको इस किताब पे से बैन हटाना पड़ा। अंग्रेजी शासकों को वो बात समझ में आ गई 1909 में, लेकिन हमारे भारत के शासकों को कब समझ में आएगी ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि हम संगठित नहीं है, इसीलिए ये सब जो है ऐसा ही हो रहा है। 1932 में गांधी जी ने इसी किताब को दोबारा छापा। 31 जुलाई 1933 को उन्होंने साबरमती आश्रम अपना घर ये कहते हुए छोड़ दिया कि वो अपने घर में तभी घुसेंगे जब ही जाएंगे जब उनके सपनों का स्वराज उन्हें मिल जाएगा। उनके स्वराज की परिभाषा यही थी
फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। हमको लालच में नहीं पड़ना, जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे को लालच दे रहा है सुविधाओं का, उससे हमें बचना चाहिए। तो इसी बात को क्योंकि हम समझ नहीं पाए, इसीलिए गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और 1934 से 1948 तक 14 साल का वनवास झेलते हुए सत्ता का त्याग किया। और वो आज भी इस देश की जनता की एनलाइटनमेंट, स्वराज, सेल्फ कंट्रोल और स्वावलंबन की, डीलोकलाइजेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काश हम जागे और महात्मा गांधी जी के स्वराज की दृष्टि में काम शुरू हो। गांधी जी ने ये कहा था कि फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल, और चरखे का भावार्थ जो है उन्होंने कहा था, रीलोकलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर, एजुकेशन पॉलिसी यूजिंग स्किल ट्रेनिंग एंड पैतृक उद्योगों की शिक्षा, हेल्थ यूजिंग योगा एंड आयुर्वेद, न्याय पंचायत के द्वारा उत्पादन कुटीर उद्योगों का, और डिजिटल करेंसी और डेमोक्रेसी विद इलेक्शन एक्सपेंडिचर नील। ये गांधी जी की सपना था कि इन 7 तरीकों से हम जो है स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। गांधी जी ने मरने से 20 घंटे पहले जो 2 लाइनें बोली वो मेरी इस पीपीटी में लिखी हैं। उसके अंदर गांधी जी ये कहते हैं कि यदि मुझे कल कोई गोली मार दे और मैं परमात्मा का नाम लेते हुए मरूं, तो ये तुम्हारा कर्तव्य होगा कि मेरे जो भी मैंने जीवन में कहा है या करा है उसको आप समझ लेना, मान लेना। और यदि मैं किसी बीमारी वगैरह से मरूं, तो ये तुम्हारा कर्तव्य होगा कि दुनिया को बता देना कि मैं ढोंगी आदमी था, मैं महात्मा नहीं था। यदि लोग नाराज भी हों, तब भी आपके ये कहने से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मतलब आप मेरा विरोध करना और मेरी आत्मा को शांति देना। तो अब इस दोनों में से हमको डिसाइड करना है कि गांधी जी के कौन से पक्ष से हम अधिक प्रभावित हैं। गांधी जी का जो जनतंत्र है वो ये कहता है कि हम दिल्ली के हर बूथ पर 7 प्रतिनिधि का चुनाव करें। इस तरह दिल्ली के लगभग 11,000 बूथ पर 77,000 प्रतिनिधियों की वैकेंसी होगी। तो हम संगठित होकर उनको अपनी वोटिंग पावर का झुंझुना उनको देंगे, ताकि वो एमएलए, एमपी और कॉरपोरेटर वो 7 ही वोटर चुनेंगे। तो इस तरीके से ईवीएम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और शो ऑफ हैंड से उनके एक वोट की वैल्यू उतने रखते हुए जितने उनको वोट बूथ मिले हों, हम लोग निगम पार्षद, एमएलए, एमपी का चुनाव कर पाएंगे और एक इलेक्शन में खर्चा नेग्लिजिबल होगा। जनतंत्र का अर्थ होता है जनहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, और इस भीड़ तंत्र के अंदर जनहित का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। भीड़ तंत्र के अंदर 1844 में अंग्रेजों द्वारा पैदा किए कागज के नोट की गुलामी के अलावा, जीडीपी की ब्लाइंड रेस के अलावा, जो हमारी सेविंग्स की वैल्यू हर 5 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण आधी कर देती है, के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। और हम सब सक्षम हैं कि अपने मोहल्ले और अपने बूथ की खुद राजा बनकर अपने भाग्य विधाता खुद बन सके। गांधी जी के 4 बंदर जो हैं, जिसके आंख पे पट्टी है, वो अंधा कानून, जो पंचायतों को गवाही देने की भी पावर नहीं देता, सच्चाई जानना ही नहीं चाहता और न्याय के नाम पर पैसे का लूट तंत्र है। जिस बंदर के कानों में उंगली है वो है बहरी सरकार, जो गांधी जी के चुनावी व्यवस्था पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। तीसरा बंदर जिसके मुंह पर उंगली है उसको हम बोलते हैं गूंगा मीडिया, जो समाज को रचनात्मक मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं है। और अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव जो है सवेरे से शाम तक टीवी पर हमें और इंटरनेट पर देखने को मिलता है। चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। हमारे देश के सरकारी नेता, अधिकारी और कर्मचारी वो राष्ट्र हित में, जनहित में सोचने का उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो गुलाम है। गांधी जी का तावीज मैंने अगले पेज पर दिया है, इसका नया हेडिंग मैंने दिया है, गाइडलाइंस बाय द फादर ऑफ द नेशन फॉर डिसीजन टेकिंग बाय ऑल मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड पार्लियामेंट ऑफ भारत। यदि गांधी जी ने जो 1948 में भारतवर्ष को तावीज दिया था, यदि वो इस दिशा इसको उसकी भावना को समझते हुए हमारी पार्लियामेंट ने इसके अनुसार निर्णय लिए होते, तो शायद आज देश की स्थिति कुछ और ही होती। अगले पेज पर गांधी जी के 11 व्रत हैं। 11 व्रत को मैं सनातन संस्कृति के अष्टांग योग से मिलाना चाहता हूँ कि यदि हम अष्टांग योग को
और गांधी जी के 11 व्रत को कंपेयर करेंगे तो ध्यान और साधना को गांधी जी ने ध्यान नहीं दिया, और जो 2-3 चीजें, सर्व स्पर्शता निवारण, स्वदेशी, सर्वधर्म संभाव, वो कलयुग की जो आवश्यकताएं थी वो इन्होंने इसमें जोड़ा है। बाकी सब जो है अष्टांग योग से ही लिए हुए हैं। इसके पश्चात मैं ये कहना चाहता था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक जी ने कहा फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल, ये गांधी जी ने कहा। आजादी अभी नहीं मिली, गांधी जी ने 1947 में कहा। अंबेडकर जी ने राज्यसभा में कहा 1955 में दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बर्थ टू बी बर्न, और आज उन्हीं का नाम लेकर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ढो रहे हैं जो अंग्रेजों की व्यवस्था को लागू करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा, उनकी कविता है आजादी अभी अधूरी है। राजीव दीक्षित जी ने 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना के समय जो आई ओपनिंग लेक्चर दिया था, वह भी इस स्वराज के थोथलेपन को दिखाता है। क्या आज पश्चिमी सभ्यता ये कहकर हमें तसल्ली देने की कोशिश करती है, यदि ऐसा होता तो हम दुखी ना होते। क्या गुलाम कभी सुखी हो सकते हैं? इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी और अपना निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मेरा पीपीटी के अंदर मेरा टेलीफोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, यहाँ पर भी चैट बॉक्स में मैं दे देता हूँ। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर आप सब चर्चा करेंगे और स्वराज के लिए मिलकर एकजुट होकर हम सब काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा बोले, हम तब से यही सुन रहे हैं। अभिषेक जी, अभिषेक। ये सतीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, आप बोल सकते मदन हैं, मोहन बोल जी सकते हैं। ने बहुत ही सुंदर चीज रखी, लेकिन उसको कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना और हिंद स्वराज्य हम लोगों ने भी पढ़ा है और उसमें से कुछ लेकर काम भी कर रहे। मदन मोहन जी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं गांधी, विनोबा और जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से इस मेरे काम में मैं जुड़ा हूँ। मैं 1984 से गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ में, गांव के साथ में, ग्राम स्वराज्य की उसी कल्पना को लेके। मैंने एक्चुअली एमबीबीएस किया हूँ एलोपैथी में, लेकिन जब यहाँ काम शुरू किया तब मैंने लोक स्वास्थ्य परंपरा जो है लोगों की, वैद्य लोग जो यहाँ पारंपरिक से कर रहे थे, उसको भी समझा, उसका अभ्यास किया और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग आज भी प्रयास करें। पर मुख्यतः मैं ये बात बता रहा हूँ कि गांधी जी की जो स्वराज्य की कल्पना थी, उसको आगे में विनोबा ने स्वराज्य शास्त्र के रूप में ये किया। और विनोबा जी ने भूदान के बाद में जो ग्रामदान का आंदोलन चलाया, वो ग्रामदान एक तरह से गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना थी। और वो करीबन पूरे देश में 7,000 ऐसे ग्रामदानी गांव बने। उसमें महाराष्ट्र में 20 गांव है, 19 गांव थे, एक अभी नया बना। लेकिन ग्रामदान कानून में आप जो कह रहे हैं, जो स्वराज्य की कल्पना, वो सारी उसमें आ जाती है। उसमें एक्चुअली पूरे जमीन एक ग्राम सभा के नाम में, ग्राम मंडल के नाम में आ जाती है। और दूसरा, हम ये सब कानून को समझ रहे थे और जमीन पे कैसे ला सकते इसका प्रयास कर रहे थे। तो गढ़चिरौली में पहले मेंढा नाम का एक गांव है, आदिवासी समूह है, 80 परिवार है। तो उनके साथ में ये प्रयोग शुरू हुआ। तो पहला प्रयोग ये शुरू हुआ कि यहाँ हमारे गढ़चिरौली जिले में, महाराष्ट्र के, जंगल है, 70% जंगल है और लोगों के पहले से अधिकार ये जंगलों में रहे। लेकिन धीरे धीरे वन विभाग ने सत्ता आई, पहले ब्रिटिशों की थी, बाद में अपनी आई। उन्होंने भी ये सारा उनके अधिकार निकालकर वन विभाग के तरफ अधिकार देने शुरू किए। इसलिए गांव के लोग भी चोर हो गए जंगल से और वन विभाग भी चोरी करके सब लूट रहा था। उसमें एक कानून
जो बना 2006 में, फॉरेस्ट राइट एक्ट भारत में, और उसके नियम बने 2008 में, और उसके कुछ संशोधन हुए 2012 में। इस कानून में दो प्रकार के अधिकार दिए थे। एक व्यक्तिगत अधिकार था कि आप जंगल में बहुत दिनों से खेती कर रहे हो तो उसका पट्टा मिले, और दूसरा था कि आपके गांव के बगल में जो भी जंगल है, जंगल क्षेत्र है, उसका उसके वन उपज पे मालकी का हक उस ग्राम सभा को मिले, छोटा गांव भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत में 3-3, 4-4 गांव है, छोटे गट ग्राम पंचायत है। तो एक छोटे गांव का भी क्षेत्र जो उसके बगल में है, उसका अधिकार वो ग्राम सभा को मिले। तो ग्राम सभा का मतलब वहाँ की 18 साल के ऊपर के सारे स्त्री पुरुष युवक युवती सभी उसमें आते हैं, जो मतदार है उसकी ग्राम सभा बनती है। तो टाइटल ग्राम सभा के नाम पे मिला। तो हमारे यहाँ हमने उस मोमेंट को, उस मुद्दे को लेकर काफी गांवों में इस तरह की ग्राम सभाएं स्थापन की हैं, जिसमें उस जंगल का क्षेत्र उस ग्राम सभा के नाम से टाइटल मिलता है, ऑफिशियल टाइटल है, उसके सारी सिग्नेचर होती है कलेक्टर से लेके उसमें। और उस जंगल का पूरा जो वन उपज है वो उसका अधिकार ग्राम सभा के पास है। वो ऑक्शन कर सकती है, वो बेच सकती है, उस वन उपज पे प्रक्रिया कर सकती है और उसको भी बेच सकती है। और उसके आधार पर वो और ग्राम सभा का उस तरह सा अकाउंट निकला हुआ है ग्राम सभा के नाम पे, उसके पैन नंबर है, टैन नंबर है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और ऐसी 1100 ग्राम सभा आज गढ़चिरौली में काम कर रहे हैं। मैं ऐसे 100 ग्राम सभा के साथ काम कर रहा हूँ। और एक गांव जो मेंढालेखा है, जिसको 1800 हेक्टेयर का जंगल उस ग्राम सभा के नाम से है, तो उसका पूरा व्यवस्थापन गांव करती है। उसका 10वां हिस्सा ग्राम सभा के अकाउंट में लोग जमा करते हैं। जो भी उत्पादन मिलेगा उसकी मजदूरी जाकर 10% अपने हिस्सा ग्राम सभा में वो जमा करते हैं। और उसी गांव को के साथ हमने ग्रामदान की बात भी चलाई, और 10-15 साल उस ग्रामदान की बात चलाई। और 40 साल के बाद महाराष्ट्र में 1964 में ग्रामदान कानून बना। 19 गांव तब बने थे, लेकिन 30-40 साल के बाद अभी पहला गांव जो मेंढालेखा है जो ग्रामदान हुआ, जिसमें अभी खेती भी ग्राम सभा के नाम पे है, पूरा जंगल भी है, खेती भी है, उसके सारे निर्णय ग्राम सभा लेती है। और अभी जो फंड्स भी आएंगे सरकार के, तो उसको ग्राम पंचायत का दर्जा भी मिल जाता है, लेकिन चुनाव नहीं होता है उसमें। लोग अपने बैठकर अपने अध्यक्ष और कार्यकारी समिति चुनती है, और कभी भी उसको वापस भी बुला सकती है। ये अधिकार उस कानून में भी है। और उसके आधार पर उस गांव को अभी जो मेंढा लेखा है तालुका धानोरा में, उस गांव को जंगल का भी अधिकार पूरा मिला है, और अभी खेती भी उनकी सामूहिक बनी है। वो कसेगा, जो कर रहा है वही कसेगा, लेकिन उसका सातबारा जो है वो लेकिन ग्राम सभा के नाम पे। तो ये ग्राम सभा की जो गांधी विनोबा जयप्रकाश जी की कल्पना थी, वो आज जमीन पे हम देख रहे हैं। और ऐसे मैं 100 ग्राम सभाओं के साथ काम कर रहा हूँ, जिन्होंने अपना व्यवस्थापन जंगल का, उसके कारण जंगल बढ़ रहे हैं, लोग जंगल में नए पेड़ लगा रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। और अपने यूज का जो NTP बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, टिम्बर छोड़ के जितना भी वन उपज है जंगल से निकलता है, वो सारी ग्राम सभा अपना खुद ऑक्शन करती है। उसका पैसा जो आता है गांव में, उसका 10वां हिस्सा वो ग्राम सभा में रखते हैं, बाकी लोगों को मिल जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो आपने कहा है, और उसके उन गांवों में ये भी है कि उनके गांव में कोई भी ये हो जाता है, तंटा मुक्ता जो है, कोई भी झगड़े होते हैं कुछ भी, उसका निर्णय गांव में भी होता है। वहाँ बहुत ऐसे कम गांव हैं कि जिनका कोई झगड़ा कोर्ट में जा रहा है। करीबन 80% गांव ऐसे हैं कि जिनका झगड़ा का ये उसी गांव में हो जाता है। वो गांव में नहीं होता तो उनका 10 गांव का और क्लस्टर है उसमें होता है, नहीं हुआ तो 80 गांव का एक और क्लस्टर है जिसमें जाते हैं ये लोग, लेकिन कोर्ट में नहीं जाते। तो ये जो गांधी के सपनों की जो बात है, जो हमने हिंद स्वराज में और ग्राम स्वराज की बात कही थी, वो विनोबा ने आके जाके ग्रामदान में ही किया। लेकिन वो जो अभी देश में जो कानून बना है, लेकिन उसका सरकार का बहुत विरोध भी है। तो जहाँ हो रहा है वहाँ इतनी सही, क्योंकि सत्ता जा रही है उनके हाथ से, वन विभाग के हाथ से जा रही है, ग्राम पंचायत के हाथ से दे रही है, वहाँ सरपंच
क्या इलेक्टेड मेंबर के पास नहीं होता है, तो पूरी ग्राम सभा निर्णय लेती है और एक बॉडी जो बनती है वो उसका इम्प्लीमेंट करती है। तो आज जमीन पे ये सारा हो रहा है, उसको सभी जगह से अगर इस तरह के आंदोलन हो जाता है तो ये जो हम विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी का सपना है गांधी का, और आपने जो डिजिटल पेमेंट वाली भी बात कही, तो वो भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम कोई भी अगर मजदूरी देना है या गांव के उसमें काम में देना है तो उसमें हम कूपन दे सकते हैं, और उस कूपन के आधार पर ही गांव का दुकान होगा जहाँ ये सारे वस्तुएं हम ये करेंगे, उससे ले सकता है। तो जो आपका रुपए का व्यवहार है वो भी कम कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की प्रक्रिया है। आज तो यहाँ तक वो काम हो रहा है। तो इतना ही मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप निराश मत हुइए। हम लोग आज जमीन पे उनका सपना कुछ हिस्से में कर रहे हैं। मैं 40 साल से वहाँ हूँ और इन्हीं मुद्दों को लेके और इसी अभी के सरकार के कानूनों का उपयोग करके हम लोग इस तरह के ग्राम स्वराज्य की कल्पना जमीन पे लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये मैं जवाब देना चाह रहा था इस पे। 2 चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आए थे, उनका जवाब मैं चैट बॉक्स में दे चुका हूँ। और आपकी बात मैंने सुनी सतीश जी। यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कुछ अच्छा हो रहा होता तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को ये नहीं कहना पड़ता जुडिशरी को कि मेरे थोड़े से शब्दों से ही समझ लो कि क्या कुछ गलत हो रहा है व्यवस्था। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी भी चिंतित हैं इससे। लेकिन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है अपना तांडव रच रही हैं, और जो डिवाइड एंड रूल गेम 47 में अंग्रेजों ने खेला, वो काम आज भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह ग्राम सभा की कॉन्स्टिट्यूशन का क्या निर्धारण होना चाहिए, मिनिमम कितने साल से वो उस गांव में रहने वाला होना चाहिए, ये सबको कहीं भी जाकर रहने की जो आजादी है, इसके अंदर कोई यदि गलत आदमी उस ग्राम सभा के अंदर आकर हमारे अच्छे कार्यों को विध्वंस करने का जो आजादी दे रखी है, उसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल लगा सकते हैं, उस पर भी हमारे को सोचना हो। डॉक्टर सतीश जी, आपसे निवेदन है अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कुछ लोग आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर सतीश जी, और बहुत सुंदर प्रयास है आपका। सतीश जी, आप अपना नंबर मेरे को दे देंगे चैट बॉक्स में, तो मैं नोट कर लेता हूँ, आपसे अलग भी बात कर पाएंगे। और किसी साथी का कोई विचार, कोई सवाल विषय वस्तु से संबंधित, कोई भी हाथ उठा सकते हैं। मैंने छोले लेके आए बेटा, मैंने ये मेरा कृपा कर व्हाट्सएप नंबर भी है, जो नंबर दिया है, तो आप व्हाट्सएप पे भी कुछ मैं भी भेज सकता हूँ आपको। और आपका भी मदन मोहन जी, आपका भी इसमें नंबर होगा तो हमें मिलता, मैं कुछ आपको बिल्कुल, मैं नंबर लेके उसके अभी चैट बॉक्स में डॉक्यूमेंट भेज भेजूंगा। सकता हूँ उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको भेज सकता हूँ उसके बारे में। जरूर जरूर। दीपक जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सभी को। जैसे अभी ग्राम स्वराज को लेके चर्चा चल रही थी, और अभी हम करनाल में रिसेंटली प्रशिक्षण लेके आए हैं, मीटिंग अटेंड करके आए, तो हमने उसके बाद अपने गांव में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए प्रयास किया। तो हमारे गांव की जो संख्या थी तकरीबन 150 और 170 के आसपास लोग रहते हैं। कुल मिला के 20 परिवार 25 परिवार होंगे। तो सभी से मैंने जा जाके संपर्क किया और उन बताया कि भाई जो भी समस्याएं हैं वर्तमान में,
इन चुनौतियों को बताया तो कि भाई हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाए गांव में ताकि हम गांव से बाहर या कोई भी झगड़ा होता है या अंदर ये तो उसको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में लेके ना जाएं। दूसरा, रोजगार के लिए हम क्या कर सकते हैं गांव स्तर पे, तो ये सब सारी चर्चाएं की मैंने। और हमने कहा कि हमारी योजना ये है, हम सबकी ऐसा सोचना है कि हम एक अनुशासन समिति बनाए गांव में, और दूसरा अ, एक जो ग्राम सभा का मॉडल है वो स्थापित करें। तो सबसे चर्चा करने के बाद हमें ये नतीजा निकला उसमें, तो काफी लोग उसमें तैयार हुए और काफी लोगों ने सराहना की कि ये होने चाहिए। लेकिन उसमें एक व्यक्ति आके बीच में खड़ा हो गया हमारे सामने, और जो उसने ऐसे हमें कंफ्यूजन कर दिया। उसका कहना था भाई वो क्योंकि बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, बड़ा परिवार है और थोड़ा सा संसाधन भी है, वो चाहता है हिटलर शाही कि हम ही पूरे गांव का नेतृत्व करें और जो हम कहें वो ही सब लोग माने। तो उसने कहा भाई ऐसे नहीं चल सकता और एक मंच पे सब लोग नहीं आ सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, नहीं आ सकते तो और कोई व्यवस्था आपके पास हो तो बताइए, हम उस पर तैयार हैं। आखिर करना क्या है, जो समस्याएं हैं उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो विषय ही उसने सुना और बिल्कुल झल्लाटा के मतलब लड़वे के मूड में आ गया। बोले आप संगठन बना रहे हो और इस प्रकार की गतिविधि नहीं चलेगी, और हम क्या करेंगे, फिर हम काहे के लिए राजनीति, तो इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कोई सुझाव हो तो बताएं, हम उस पर प्रयास करके देखें। दीपक जी, आपकी बात का एक ही इलाज है कि जब तक हम चुनावी व्यवस्था के अंदर अपने घर का मुखिया नहीं चुनेंगे तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी और वो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल गेम चलता रहेगा उनका। हमको अपनी वोटिंग सिस्टम के अंदर अपने बूथ के, अपने गांव के 7 प्रतिनिधियों का चयन करके उनको ही जब वोटिंग पावर दी जाएगी तो ये जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उनके कहने के अनुसार काम करने को बाध्य होंगे। अब सारे गांव की जनता की ना तो वो बात सुन सकते हैं, ना वो उसके अनुसार कोई सही निर्णय ले सकते हैं। वो अपनी मनमानी करने की उनको आजादी मिल जाती है जब हम संगठित ना होकर सबके सब अपने अपने वोट की अपनी अलग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाएंगे तो किसी की नहीं सुनी जाएगी, वो मनमानी करेंगे। पहले अपने घर का मुखिया चुने, फिर उसके बाद उन मुखियाओं की ट्रेनिंग के लिए हम सब बैठे और उस मुखिया को फिर स्वतंत्र होंगे और अपने क्षेत्र के भाग्य विधाता बनने के लिए। और जब वो खुद अपने क्षेत्र के भाग्य विधाता होंगे तो हर आदमी अच्छा करेगा, गलत करेगा, सही करेगा, गलत भी करेगा तो भी कुछ सीखेगा और आगे जो है अच्छा करने का प्रयास करेगा। सूद साहब बोलना चाह रहे हैं, सूद साहब बोल सकते हैं। मैं सभी को नमस्कार। अभी मैंने सारी चर्चा सुनी आपकी। ये जो मदन मोहन गुप्ता जी ने बताया है, अपने साथ साथ एक विधानसभा में एक वार्ड में या एक बूथ में 7 लोगों का समूह बनाना है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, क्योंकि हम दिल्ली में भी मतलब गुप्ता जी से बात करते रहे हैं और हमारे मीटिंगों में आते रहे हैं, तो केवल बोलने से तो होगा नहीं। इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, पहले एक विधानसभा चुनी जाए और वहाँ हर पोलिंग बूथ पर 7 जो छोड़ दो, 2 से 3 लोग भी अगर हम खड़े कर लें और अपने विचार से उनको शामिल कर लें तो फिर काम आगे चल जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि इसको प्रैक्टिकल करने के लिए एक विधानसभा पकड़ी जाए, हर प्रांत में एक विधानसभा पकड़ी जाए और वहाँ बूथ लेवल पर इससे ऐसे 2 4 5 5 7 लोग जो हैं वो जो हमारी विचारधारा से बिल्कुल सहमत हों, तब जाकर के काम जो आगे बढ़ेगा। जा सकते ना, लौट जाए साहब हम यदि एक सुर में चुनाव, हाँ जी गुप्ता जी, आपकी बात। साहब हम चुनाव आयोग से एक सुर में यदि 11 आदमी, जितने 28-29 आदमी हम यहाँ हैं, यदि एक सुर में एक रिजोल्यूशन पास करके हम यदि चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो मेरे को लगता है कि बिहार चुनाव से पहले भी हम कुछ कर सकते हैं। एक सुर में हम अभी पहले बोलना सीखें। नहीं, ऐसा ना, चुनाव आयोग का इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो बूथ में जैसे अब ग्राम सभा की बात हो रही है ना, तो ग्राम सभा तो ग्राम में होगी ना, उसमें चुनाव आयोग का हस्तक्षेप नहीं होगा।
ग्राम सभा जैसे, और एक 1992 में जो संशोधन हुआ है उसमें तो स्पष्ट कहा है कि ये ग्राम सभा तीसरी सरकार होगी। पहली सरकार जो है लोकसभा है, दूसरी सरकार विधानसभा है, तीसरी सरकार ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है वो वहाँ का मुख्यमंत्री भी होगा, वहाँ का प्रधानमंत्री भी होगा। उसमें चुनाव आयोग ने क्या करना है, तो वहाँ निर्णय करेंगे। अब ग्राम सभा को जो ताकत ग्राम सभा को कानूनी ग्राम अधिकार जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। ग्राम सभा को ताकत तभी मिलेगी जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए एमपी हमारे इच्छानुसार काम करने के लिए बाध्य होंगे। वो तभी होंगे जब हम अपने बूथ के 7 प्रतिनिधियों को ही वोट देने का अधिकार देकर उनको ऊपर कंट्रोल रखेंगे। जब हमारा कुछ कंट्रोल होगा उनके ऊपर तभी वो हमारी बात सुनेंगे। और उसके लिए हम चुनाव आयोग से इतना तो कह ही सकते हैं कि बैलेट पेपर पर ईवीएम पर किसी भी पार्टी का नाम तो नाम होना चाहिए, ना चुनाव चिन्ह होना चाहिए। मेरा फोटो, मेरा चुनाव चिन्ह, कैंडिडेट पार्टियां हों, पार्टियां कलेक्ट करें, लेकिन ईवीएम पर चुनाव आयोग उनका प्रचार क्यों करे? उनके सबको चुनाव चिन्ह जो है, सबकी फोटो जो है बैलेट पेपर पर हो, तो किसी को भी अनुचित लाभ नहीं ले सकेगा। कोई भी पार्टी टिकट बेचने का काम नहीं कर पाएगी। वो अपने कैंडिडेट चुने और उसको ईवीएम पर लागू करे और हमारे बूथ के 7 प्रतिनिधि वोट देकर उनमें से अपना सही कैंडिडेट चुने। नहीं, ये तो ठीक है आपकी गुप्ता जी, ये थ्योरी तो ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? चुनाव आयोग के लिए पास तो चुनाव वहाँ धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील जो है इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि अभिषेक जी हमारे 25-30 आदमी जितने इस जूम में बैठे हैं सबकी एक मत करके करने का प्रयास करेंगे तो हमारा कोई ताकत नहीं है कि हम 25-30 आदमी चुनाव आयोग के पास किसी भी उपयुक्त दिन को चलेंगे और ये काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। एक आदमी की आवाज यदि जनहित में उठाई जाएगी तो 1 लाख वोट के बराबर है। 25 आदमी हम हैं तो 25 लाख लोगों की आवाज मानी जाएगी वो, क्योंकि वो सबके हित में है, हमारा किसी का हित नहीं है इसमें। हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने लिए बात ही नहीं कर रहे। मैं लेकिन मदन जी, ये प्रधान वाले कानून चुनाव तो पार्टी सिंबल पर नहीं होते ना मदन जी। मदन जी, ग्राम प्रधान वाले चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते। हाँ, उसमें कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। पंचायत तो पार्टी के इस पे होते हैं कैंडिडेट जो है उनके, उन्हीं का निर्णय होता सारा का जी। नहीं, पार्टी समर्थित है, पार्टी का निशान नहीं है उस पर बैलेट पेपर पर। निशान नहीं होता। ठीक ठीक ठीक। बैलेट पेपर पर पार्टी का समर्थन है, वो पार्टी अपना अध्यक्ष वाले में और जो दूसरा आइडिया दे रहे हैं ग्राम सभा के, उसका प्रधान वाला भी के वार्ड के 7 मेंबर चुनेंगे तो वो जिला अध्यक्ष चुना जाता है, बिकता है वो जो है 25 लाख से 50 लाख तक में एक कैंडिडेट। तो नीचे ग्राम सभा वाले बिक करके अपना प्रधान चुनेंगे, सरपंच, प्रधान या सरपंच, वो स्टेट वाइज नाम है उसका। यूपी में प्रधान कहते हैं, हरियाणा में सरपंच कहते हैं। तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष जो चुना जाता है वो तो मेंबर ही चुनते हैं सबके सब, और वो अगले दिन से उनकी बोली लगने लगती है। भाई आप समझिए ना, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो उसको मेंबर चुनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो ग्राम सभा का जो विचार है वो उसकी घोषणा ही है कि हमारे गांव में हम ही सरकार, हमारी ग्राम सभा ही सरकार है, उसमें चुनाव नहीं होगा। और दिल्ली मुंबई हमारी सरकार है, या जो भी राज्यों में होगी, देश में होगी, वो हमारी सरकार होगी जो प्रातिनिधिक होगी। लेकिन हमारे गांव में कोई प्रातिनिधिक वाला सवाल नहीं होगा। तो शुरुआत हमको वहां से करना होगा। हम जहां करनी है मेहनत वो वार्ड में हो सकती है। 74वां घटना दुरुस्ती में वार्ड सभा भी है, तो वार्ड सभा है, ग्राम सभा है 73वीं घटना दुरुस्ती में। तो इन कानूनों का उपयोग करके हम नीचे से ताकत बनाते हैं तो कोई उपयोग होगा। ऐसा चुनाव आयोग को हम 30-40 लोग कोई देने से चुनाव आयोग थोड़ी सुनने वाला है। वो तो पूरा एक पक्ष के हाथ में चले गया है, वो तो कुछ नहीं। सतीश जी, हम चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम चुनाव आयोग से? कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो एक पक्ष का ये बन गया है।
वो क्या करेगा? वो हमको नीचे से ही दबाव जो अभी कानून में हमारे हाथ में है वहां से हम शुरुआत करेंगे, ताकत बढ़ाएंगे तो आगे बात सुनी जाएगी। जैसे बहुत पहले से मांग थी नोटा की कि हमको कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हम हाँ बिल्कुल नोटा में ठीक है, नोटा ये मिल गया। डालेंगे। हाँ तो बिल्कुल सही है, हाँ नोटा वो मिल भी गया। नोटा मिल गया, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं दी कि अगर इतना प्रतिशत नोटा में मतदान होता है तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह की ताकत देते तो आज लोग उसमें अलग से ये करते हैं, लेकिन नोटा में दे रहे इसका मतलब लोग रिजेक्ट भी कर रहे हैं। हमको ये भी नहीं होना है, वो भी नहीं होना है, नहीं पसंद है, तो उसको और ताकत देने की आवश्यकता है प्रातिनिधिक इसमें। लेकिन हमारे गांव में तो हम ही सरकार है ना, वो तो ताकत हम ले सकते हैं, वो क्यों हम छोड़ रहे हैं? उस ताकत को अब हम बढ़ाते हैं तो फिर आगे का प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे हजारों गांव गांव में देश में तैयार हो जाएंगे तो बिल्कुल चुने सही। वो चुने दबाव हुए आएगा। प्रतिनिधि एमएलए एमपी वो अपनी दादागिरी के बल पर, अपने पैसे के बल पर हमारे उन प्रतिनिधियों को हड्डी चूसने का तंत्र बना देते हैं जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं। तो हमको उनकी पावर कर्टेल करनी पड़ेगी, और वो कर्टेल हम तभी करेंगे जब हमारे गांव के 7 प्रतिनिधि वोटर होंगे, तब वो उनकी बात मानने के लिए बाध्य भी होंगे। हमको अपना संगठित होकर चुनाव आयोग से कि भाई वोटिंग जब 140 करोड़ के वोटर होंगे या हर दिल्ली के अंदर सिर्फ 77,000 ही वोटर होंगे, तो उस पे हमको निर्णय लेने के लिए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ में और एक जोड़ना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि को वापसी बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। आज बिल्कुल। क्या हो रहा है कि हम एक बार चुन के देते हैं 5 साल के लिए तो राजा बन जाता है, उसको मालूम है मैंने कुछ नहीं भी किया तो भी मैं हूँ 5 साल के लिए। उसको हर वापस बूथ बुलाने के की भी अंदर ताकत अगर सतीश इसमें जी आ इसकी जाए। मोडस ऑपरेंडी जरा बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, सतीश जी कैसे आपकी वापस बात बुलाया जाए? सही है। सतीश जी आपकी बात सही है, हर बूथ पे 1000 ही वोटर होते हैं, वो कभी भी चाय पीते हुए राइट टू रिकॉल करके चेंज कर सकते हैं। और हर कॉर्पोरेटर को बिल्कुल चुनने के लिए जब 250 ही वोटर होंगे और एमएलए को चुनने के लिए सिर्फ दिल्ली में 1100 ही वोटर होंगे, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। राइट टू रिकॉल बिल्कुल भी बिल्कुल। हमारे को हाँ मिल हाँ, सकता है। मिल सकता है बिल्कुल। यदि बहुत ज्यादा वोटर होते हैं तो वो बात जो है, आधे से ज्यादा तो निष्क्रिय होते हैं, सुप्त होते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता। हम्म, जब सिर्फ 250 ही वोटर होंगे कॉर्पोरेटर को चुनने के लिए, तो राइट टू रिकॉल भी संभव है। बिल्कुल उसको लाना पड़ेगा उसके साथ में, अगर वो रहता है हाँ तो कंट्रोल होगा, नहीं तो 250 लोग भी बेच बिल्कुल। जाएंगे, ये भी होगा। नहीं, 250 लोग यदि एक कॉर्पोरेटर के लिए बिकेंगे, तो कॉर्पोरेटर की औकात जो है मैक्सिमम 10 करोड़ है। 250 लोग बिके तो मुश्किल से कुछ भी नहीं आएगा, ऊँट के मुंह में जीरा ही आएगा। तो वो नहीं बिकेगा, वो अपने हित में भी सोचेगा, अपने क्षेत्र के हित के लिए भी। भाग्य विधाता तो होगा ना, गलत भी होगा तो कुछ अच्छे भी होंगे। तो लेट देयर बी ए कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ तो अच्छे कंपटीशन होते ही है अमंग ना, द। कुछ हम्म कुछ अच्छे होते हैं मैं इसलिए तो मेरा चल एक रहा है ना। सुझाव है मेरा एक सुझाव है। यहाँ जितने भी स्थायी लोग भाई लोग हैं, हर हर व्यक्ति एक एक विधानसभा पकड़ ले, और एक एक विधानसभा में ग्राम सभा का जो मतलब एक कंसेप्ट है उस लोगों को बताए। क्योंकि लोगों को ये जानकारी है नहीं कि ग्राम सभा को कानूनी अधिकार मिला हुआ है, ग्राम सभा तीसरी सरकार है। ये लोगों के बाद जाएगी बात, तब जब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है लोगों कि जितने 22 लोग हैं अपने अपने जिम्मे एक एक विधानसभा ले लो, और आज से शाम काम शुरू करो। मैं बैजनाथ विधानसभा लेता हूँ, आप सब घोषणा करो अपने अपने हमको विधानसभा का। हमको भीड़ इकट्ठी करने की बजाय जनहित में जब हम बात करेंगे, तो गांधी जी का 1 वोट 1 करोड़ वोट के बराबर होता था। हमको अपने जनहित में सोचकर जनहित की बात जो है उन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सरकार इतनी बहरी हो जाएगी कि वो जनहित को नहीं समझ पाएगी। अपनी मोरल पावर भी, अपनी आत्मिक शक्ति को यदि हम जगाएंगे, सबके हित में बात करेंगे और भीड़ तंत्र से बचेंगे। भीड़ इकट्ठी करना कोई भी ये जनहित का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक। भीड़ को वही तो इकट्ठी अभी किया जाता अभी है की विध्वंस सरकार के वही लिए। कर रही है। नहीं, ये भीड़ सारी इकट्ठी सरकार की वही जाती तो है कर रही है विध्वंस ना के अच्छा। लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। आपको सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत की वहां बनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ जी सूद साहब जी बोलो, आप क्या क्या कैसे आप करा फिर मैं ये आपके कह रहा विचार? हूँ
कि जी मतलब इसको, ये जो ग्राम सभा का कंसेप्ट है ना, ये ग्राम सभा के बारे में लोगों को जानकारी है नहीं। ग्राम सभा तीसरी सरकार है, 1992 में संशोधन हुआ विधान अपने इसमें अपने संविधान में, तो उस संशोधन या को लागू 73वीं नहीं किया अभी तक सरकारों ने। तो ये बात जो है अब 73वीं गांव और गांव के लोगों के पास जाएंगे लेकर के, तो ग्राम सभा में ये बात आएगी, तब जाकर के ये जागृति होगी। तो मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि एक एक विधानसभा चुन लो आप, और वहां ग्राम ग्राम में जाकर के इस बात को रखो कि आप तीसरी सरकार हैं, आपको अधिकार मिला है, उस अधिकार को लेने के लिए आप खड़े हो जाओ, तब जाकर के जागृति आएगी। अधिकार कर्तव्य के साथ ही चलेगा। हमको उस अधिकार, अभी करनाल में हमने सब ये प्रयास किया है। मेरे को बलदेव राज जी सूद जी वहां थे। हमने हरियाणा के अंदर, हरियाणा पंचायत राज के लिए सबसे बड़ी उर्वरक भूमि है हरियाणा के अंदर। अब हमारे गांव के कितने प्रतिनिधि वहां थे और कितने गांवों को हम जागृत कर पाए, ये बलदेव सूद जी बताएंगे। हाँ नहीं, वहां तो थे, हरियाणा में तो काम शुरू हो गया है, हरियाणा में काम शुरू हो गया है। ये काम हर जगह होना चाहिए। जैसे हम दिल्ली में, आप दिल्ली में शुरू काम करो, मैं हिमाचल में काम शुरू करता हूँ। अब जहां जहां हम यदि हैं वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा। यदि हरियाणा में 20-25 गांव भी यदि तैयार हैं, तो 20-25 गांव के लोग चुनाव आयोग को ये ग्राम सभा के रिजोल्यूशन पास करके लिख सकते हैं क्या कि हमारे यहाँ से हाँ ये 7 ही वोटर होंगे। ये लिखवाओ, बिल्कुल ये बिल्कुल लिख रिजोल्यूशन सकते पास हैं। करवाओ, ये रिजोल्यूशन पास कराओ। जितने भी गांवों हाँ, में हरियाणा के अंदर ये रिजोल्यूशन पास करके चुनाव आयोग के पास हम लेकर चलते हैं, अभिषेक जी और हम। चुनाव आयोग के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ग्राम सभा तीसरी सरकार है, वो संविधान में लिखा हुआ है अरे बाकायदा। अरे वो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन एमएलए एमपी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो हमारे डेलीगेट नहीं करना चाहते पावर को। तो हमको नहीं नहीं जब 7 ही वोटर होंगे, तो हम उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं ना, उनको राइट टू रिकॉल करके। हमको ये बात चुनाव आयोग के माध्यम से ही, क्योंकि वो चुने जाते हैं, उन्होंने अपनी दादागिरी एस्टेब्लिश कर रखी है। उनकी दादागिरी तोड़ने के लिए चुनाव आयोग का एक दायित्व है, निष्पक्ष, फ्री फ्रॉम मनी पावर, फ्री फ्रॉम मसल पावर एंड फ्री फ्रॉम आर्म्स पावर चुनाव करवाना है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे गांव के 7 प्रतिनिधि वोटर होंगे। चुनाव आयोग, जो हाँ, चुनाव आयुक्त तो कहाँ है वैसा? वो तो सरकार के अंदर है पूरा, उनका चुनना वो भी तो उनके हाथ में, वो बोलेंगे वैसा करें, सरकार में जो भी हमारे तो हमारी बात प्रतिनिधि हैं, कैसे सुनेंगे? कौन आरएसएस के सुनेगा माध्यम हमारी से भी हम बात? जाकर ये बात कह सकते हैं, आरएसएस में भी कह सकते हैं, बीजेपी में भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति जी को भी कह सकते हैं, चुनाव आयोग को भी कह सकते हैं, और मोदी जी को भी कह सकते हैं। सबके पास हम सही भेजेंगे, है, फिर मेल सबके पास जाई जा सकती है। बिल्कुल भेजिए। बोले तो सही। उतने इससे अगर अभी हम होता है, बोलने वाले कितने इतने हैं उससे इस होगा। बात को, पहले हमारे को ये देखना है कि हम बोलने वाले कितने हैं। हाँ ये बात हुई ठीक। पहले अपनी ताकत तोल के हम उनको गलत तो सही कहे ना, पहले अपनी ताकत क्या है। ताकत तो बनेगी गांव में जाकर के महाराज, हाँ, ताकत तो ये अभी मीटिंग आप नहीं होगी। हरियाणा में हम 10-20 गांव भी यदि इकट्ठे कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपकी करके देखिए, जानकारी आप के लिए मैं बता गांधी दूं, ने गांधी 2 ने अक्टूबर को गांधी 2 ने बोला है अक्टूबर ना, को करके देखो वाली हाँ, बात है। गांधी जी ने बोला है मैं करके अभी देखो, आपको बताऊं, और आपकी हम लोग कर जानकारी रहे के हैं। लिए, आपकी हाँ, जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 अक्टूबर 2000 2 अक्टूबर को मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को ये बात राजघाट के समाधि पे खड़े होके बोली कि हमें पंचायत सशक्तिकरण चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने ये किया, डींग हाँकने लगे। मैंने कहा, हमें हड्डी चूसने वाला तंत्र नहीं चाहिए, पंचायत सशक्तिकरण चाहिए। बराबर। एक ही शब्द बोला था, और भाई साहब उसके साथ गुलाम नबी आजाद भी खड़ा था, और वो पूरा विषय गया है। हमें चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात कहने का संगठित होना पड़ेगा। जब मैं अकेला इतनी बात बोल सकता हूं, तो हम 25-30 लोगों की आवाज शायद मुझसे तो ज्यादा ही होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है आप, बिल्कुल ठीक है। ये बात 2 अक्टूबर 2025 को राजघाट की समाधि पे
मनोहर लाल खट्टर जी, जो टाउन प्लानिंग के मिनिस्टर होने के नाते राजघाट के अध्यक्ष भी थे, उनसे बोलिए। हाँ जी, सतीश, डॉक्टर सतीश जी। हाँ, बोलिए। आपके विचार। ये ठीक है ना, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ताकत नीचे से खड़ी करनी पड़ेगी। नीचे से ताकत नहीं होगी तो हम एक 25-30 लोग कुछ भी करें, कुछ देने से कुछ नहीं होगा। हम समाधान के लिए दे सकते हैं, उसको देना भी चाहिए दोनों तरफ से। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक तरफ अपने प्रतिनिधियों के लिए प्रेशर, लेकिन दूसरा गांव की अपनी ताकत खड़ी होगी तो ही होगा। वहां तो आज के कानून में बहुत है, हमको हक भी मिल रहा है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मेरे ग्राम सभा का आके देखिए कि अपने खुद के उनके रिसोर्सेस है, उन्होंने खड़े किए हुए हैं, निर्णय ले रहे, अपने नियमावली बना रही है। हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा ने अपने नियम बनाए हैं कि कैसे हमारा चलेगा कारोबार, और वहीं से उन्होंने अपना सामूहिक ये प्रक्रिया शुरू की है। यही यही ताकत, एक जितने जमाना गांव ऐसे था बनेंगे तो ताकत आपको बनेगी। फिर आप जो बोल रहे हैं कि एक सतीश जी, विधानसभा सतीश क्षेत्र जी, लेके, हाँ। सतीश जी, हाँ। एक जमाना था हाँ, बोलिए। 1995 तक, नेशनलाइजेशन, जिस चीज पे हाथ रख दिया वही या सरकार की हो गई। तो बराबर है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतना बड़ा वो है, जिसके विरोध में हमको कुछ करने के लिए जो है पहले रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी ऊपर से, और नीचे मैंने कहा ना, नहीं, ग्राम सभा के रिजोल्यूशन पास कराओ, दोनों तरफ से अटैक होगा। इसलिए मैं बोल नीचे रहा हूँ ग्राम मदन सभा मोहन के जी, कुछ कानून ऐसे हाँ। बने हैं, जो कानून ऐसे हम्म। बने कि जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही बने हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जंगल एक तरफ हम्म। सेंट्रलाइज था, पूरे वन विभाग के हाथ में था। आज इस कानून से हम्म। गांव के हाथ में आ गया। हमारे यहाँ जंगल का 50 से ज्यादा हिस्सा भी गांव के हाथ में है, कि जो उसका निर्णय करती है। तो ये आया ना, उसी यही कानून को हमको जमीन पे अमल करने की आवश्यकता है। अब ठीक है, जैसे हम आपके ग्रामदान साथ। कानून है, ग्रामदान कानून सारे देश में, अलग अलग राज्यों का ग्रामदान कानून है, कि जिसमें खेती का पूरा निर्णय गांव लेंगी, अपने निर्णय ये करेगी। आपको बाहर से कोई उसका इंटरवेंशन नहीं होगा। आप मदद लेंगे, पैसा लेंगे, क्योंकि टैक्स का पैसा है, वो तो हम मांगेंगे हमारा ये, लेकिन निर्णय गांव लेगा। तो ये ताकत हमको नीचे अच्छी बनानी चाहिए। वो अगर बनाते तो हैं तो फिर डिजिटल हम ऊपर के प्रतिनिधि वाली बात कहते हैं। नहीं, डिजिटल करेंसी पर आरबीआई की मोनोपोली क्यों? जो बराबर है, 2000 बराबर है। के 7.5-8 लाख करोड़ के नोट वापस करने के बाद भी किसी को 1 ग्राम सोना नहीं वापस देते, जबकि हमारे व्यापारियों की बराबर, हुंडियां 1844 से पहले जिस दिन बराबर, वापस आती थी, सोना वापस देती थी, वो इलीगल बराबर, घोषित कर रखी बराबर। है। बराबर। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर तो लड़ना ही, बोलना ही है, उन पे प्रेशर लाना है। मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूँ। श्री जी। जरूर जरूर, मैं श्री तो जी। इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि अभिषेक जी आप अपना, गो अहेड अभिषेक जी। जो मदन मोहन जी का पीड़ा है, वो बिल्कुल सच बात है कि ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आ, जिस तरीके से वो जो समाधान का उनको लगता है कि इस तरह से समाधान मिलेगा, उस तरीके से समाधान नहीं मिलने जा रहा है। समाधान के तरीके हमें वही लेने पड़ेंगे जिसमें कि हम अपने स्वयं के ताकत से चीजों को बदल पाएं। याचना में अब उतना दम रहा नहीं है। याचना आप इलेक्शन कमीशन से करिए, जाके आप सुप्रीम कोर्ट से करिए, हाई कोर्ट से करिए, लोग वही, परिस्थितियां वही, चीजें वही, और वही प्रशासन है, वही शासन है। तो जो भी आप बदलाव चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, तो उसके लिए
हमें एक बड़ी लाइन खींचनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और जो कानून पहले से बने हुए हैं उनका सहयोग लिया जाए। और साथ ही साथ ये जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित होके, शामिल होके एक सक्रिय तौर पर भागीदारी करते हुए और चीजों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनके तहत बनाया जाए। आंदोलन आज के दौर में उतने प्रभावशाली है नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें करने नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन सेंट्रिक कार्यक्रम जो है चलाना समझदारी नहीं है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके और साथ ही साथ एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गांधी का जो प्रोग्राम था वो भी एक होलिस्टिक प्रोग्राम था। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन एक एक छोटा सा उसका हिस्सा जरूर है, लेकिन एक होलिस्टिक प्रोग्राम ही रिजल्ट देगा। नहीं तो लाग गिड़गिड़ाते रहिए। अगर सरकार बहुत दबाव में आ भी जाएगी तो ही जैसे दबाव कम होगा वैसे फिर से वो अपनी मनमानी पे उतर आएगी, अपने हिसाब से चीजों को वो करेगी, मोल्ड करेगी। तो इसका कोई अंत नहीं होता है। चाहे वो जन लोकपाल वाला अनुभव मेरा रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन वाला रहा हो, इन सब चीजों में कुछ नहीं निकलता। सबसे अच्छा तरीका ये है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका सम्मान किया जाए और उसके तहत और जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, जो कानून है, उनका उपयोग करते हुए जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें और अपने संगठन को बढ़ाएं, अपने समूह की ताकत बढ़ाएं। इससे ज्यादा हम अच्छा कर पाएंगे। अगर हम धरना प्रदर्शन और इन पे ज्यादा जोर देंगे तो कई बार एनर्जी खराब हुई है और कई बार आ, उससे निराशा हाथ लगी है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाकी कुछ लोगों के सफल अनुभव भी रहे होंगे, उसको मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। धन्यवाद। अगर इजाजत है तो मैं 2 मिनट जो चर्चा चल रही है इस पे। जी अभी जी जब मदन मोहन जी ने जो भी प्रेजेंटेशन दिया या डॉक्टर सतीश ने दिया, उस समय हम लोग 23-24 लोग यहाँ थे, लेकिन बात करने का सिलसिला कुछ ऐसा हो गया कि 2 या 3 वक्ता सिर्फ आपस में बात करते रहे, बाकी सब गौण हो गए। कोई भी सफल लोकतंत्र या जनतंत्र जिसको हम बोले, जब तक सबको सम्मिलित करने की ताकत हमारे पास नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा, तब तक मैं सोचूंगा कि मेरे पास समाधान है तो मैं जो कह रहा हूँ सब लोग माने। यही तो हो रहा है पूरे विश्व में या भारत में या हर प्रदेशों में। हर प्रतिनिधि ये कह रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और यहीं पे एक आम मानव फेल कर रहा है। कलेक्टिव विचारों को लेना, कलेक्टिव कुछ भी बनना, उसकी एक महान कमी है। जैसे भी दीपक अग्रवाल भी लिख रहे हैं, झांक के देखना पड़ेगा कि मैं अपने को गौण करके सबके विचारों को ले पा रहा हूँ क्या, या मेरा ही विचार हमेशा महत्वपूर्ण हो रहा है। वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है लेकिन सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है और मनुष्य स्वभाव से बहुत सारी कमजोरियों से झूल रहा है, अपने को पहचान नहीं पा रहा है, अपनी समस्याओं को भी ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम जितने भी समझदार लोग हैं, डॉक्टर सतीश को 40 साल लगे हैं ये सब करने में, और मुझे उम्मीद है कि अपने को रिजॉल्व किया होगा तभी लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। और वो समूह जो पहले से इकट्ठा रहता था, बाकी प्लेन के जो जो घर घर में इकट्ठा नहीं है, पड़ोस पड़ोस में इकट्ठा नहीं है, उससे ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं कि वो इकट्ठा हो जाए अचानक ओवरनाइट, पॉसिबल नहीं है। बहुत तपस्या का ये रास्ता है। गांधी जी हों या विनोबा जी हों, एक विचारक के रूप में बहुत अच्छे विचार हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो जन जन का विचार नहीं हो जाएगा, लोग उन्नत करें कि हाँ ये मेरा विचार है, तब तक सामूहिक प्रयास कभी हो ही नहीं पाएगा। एंड रिसर्च में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, सब में वही होता है कि कुछ हद तक हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि सबकी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रही है, और उस पर हम लोग को बात करने की जरूरत है कि कैसे सिस्टम को इवॉल्व करें कि जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। कोई बहुत महत्वपूर्ण है और कोई कम महत्वपूर्ण है, तब तो फिर वही बात हो जाती है
लोगों की भागीदारी कम हो जाती है। अभी देखो हम 17 लोग हो गए। कोशिश ये होना चाहिए कि जो नहीं बोल रहा है उसे भी हम कुछ लें, उसके भी व्यू पॉइंट लें, सुने, कम से कम पेशेंस हो हमारे पास। थैंक यू। श्री जी आप ही मॉडरेटर हैं कार्यक्रम आप आगे बढ़ाइए। मैं जानबूझकर छोड़ दिया था कि सिर्फ 2 ही 3 लोग मदन जी बोल रहे थे, खट्टर जी का लेके थी। नहीं, हमारे अंदर भी वही खट्टर जी कहीं ना जिनका कहीं कहीं ना उसको कहीं फॉलो। आपकी भी कमी है। आपको अपना रोल जो है उसको पूरा करना था जी। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। मैंने कई बार ऑडियंस से इनवाइट टाइम दिया, इनवाइट किया, जब कोई नहीं बोला तब मुझे बात को फिर और आगे बढ़ाना पड़ा। मदन जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग को थोड़ा रख के कोई अगर मॉडरेट कर देंगे तो मॉडरेटर तो फिर मजा कर रहा है, देख रहा है कि समाज में क्या होता है। कोई बात नहीं। कोई और साथी कुछ भी बोलना चाहते हैं? दीपक जी, हमारी आपकी व्यथा के बारे में कुछ बातचीत हुई थी कल सुबह, हम लोग थोड़ा और बात करेंगे उस पर। समाधान है हर चीज का। रमेश पांड्या जी आए हैं, कुछ विचार देंगे? रमेश पांड्या जी। जी भाई साहब बताएं। गांधी आज का टॉपिक आपको परिचय था पहले से कि क्या टॉपिक चल रहा है? नहीं भाई साहब, मैं अभी जस्ट आया हूँ, बाहर से था और आते ही जैसे नेटवर्क और मोबाइल का बैटरी मिला तुरंत ही ज्वाइन किया भाई साहब। जी। आज का टॉपिक था गांधी जी के जो स्वराज का परिकल्पना था। जी जी जी। अरे हमारे गुजरात से गांधी जी का था, बराबर है, मैंने पढ़ा था, याद आया। ठीक। स्वराज, जी जी जी। स्वदेशी तो स्वराज, आत्मनिर्भर स्वराज। हमारे मदन लाल जी काफी एक्सपीरियंस हैं और काफी अध्ययन में रहे हैं, पूरी जिंदगी गांधी जी के विचारों में लगा दी। तो उनका वक्तव्य था जी जी। और जो चर्चा चल रही थी। तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव, गांधी जी विनोद जी ने इतने अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन हम लोग अभी तक प्रैक्टिस में कहीं नहीं ठीक से ला पाए। थ्योरी में तो सबको पता है, थ्योरी तो सब अच्छी होते हैं। हमारे डॉक्टर सतीश छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली में काम कर रहे हैं और करीब 100 गांव में काफी हद तक उनका जो एक्सपीरियंस था कि अपना मॉडल जो हमारे ट्राइबल बेल्ट का होता है, वो स्वराज का ही एक स्वरूप खड़ा कर चुके हैं लोग। और अच्छा लगा। आपका कोई अनुभव, कैसे हम स्वराज को या डिसेंट्रलाइजेशन को अपना पाए? कोई भी साथी? अदरवाइज हमारे पास 10 मिनट है, कोई और अपना अनुभव भी सुनाना चाहते हैं? आपकी इजाजत हो भाई साहब तो मैं थोड़ा सा और बोलूं। दीपक जी, देवदत्त जी हाथ खड़े किए हैं, पहले देवदत्त जी को टाइम दे देते हैं, फिर दीपक जी हम लोग बात करेंगे। देवदत्त जी। सभी लोगों को इजाजत हो तो मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जरूर जरूर जी, करिए, कुछ ना कुछ शेयर हेलो, करिए। हाँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आवाज आ रही है। जी आ रही है जी। हेलो, जी जी आ रही है आपकी आवाज। के 2 अक्टूबर को मैंने अपने ग्राम स्वराज के तहत 2 अक्टूबर को तो उस जो बैठक में मैंने सबको आमंत्रित किया। वहां पर मेरे यहाँ इकट्ठे हुए और सब लोगों ने ये प्रस्ताव किया कि हम अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाएं। तो उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उसमें सब लोगों की ये राय हुई कि अगले 8 दिन का मोहलत दिया जाए और 8 दिन के बाद फिर दोबारा मीटिंग रखी जाए। तो उसमें पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण करके सब लोग अपना नियम कानून पास करें और सरकार के ऊपर ना रहे, सेल्फ डिपेंड होकर हमारी ग्राम सभा काम करेगी। उसमें सभी ग्राम प्रधान के जो प्रत्याशी थे इस समय जो लड़ने वाले, वो भी सबको बुलाया था, लेकिन उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया, ना पुराना ना नया, कोई जनप्रतिनिधि आया ही नहीं। तो सब लोगों ने ये बैठक स्थगित करके अगले बार बुधवार को 8 तारीख को बैठक रखी है फिर से दोबारा।
और मैं अपने गांव में ये काम कर रहा हूं। मैं ग्राम सभा के लिए ग्राम स्वराज की जो मीटिंगें हो रही हैं, ये 5 मई, ये 4 बैठकों को पहली बैठक मैंने अपने गांव में संपन्न की। तो जिसमें हमारा ये अगला कार्यक्रम जो लग गया है 8 तारीख दिन बुधवार 12 बजे पंचायत घर में सभी प्रत्याशियों को बुलाया जो लड़ने वाले हैं, और पुराने भूतपूर्व वर्तमान सबको बुलाया है, और उसमें हम अपने रेगुलेशन पास, मेरा अनुभव है। धन्यवाद देवदत्त जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट गई थी। मैं चाहूंगा, हमारे बीच में 2 बहनें हैं, रोजी ईरानी और सबा खान। पहले तो 4 थी, इस दोनों के व्यू में थोड़ा जानना चाहता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि समाज। जी हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को। समाज में जो, जैसे दीपक जी ने जो समस्या लिखी है, मैं भी कहीं ना कहीं उसका अनुभव करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे कोशिश में भी कुछ कमी रहती है, क्योंकि हम बदलाव को अब जो लोग सफर कर रहे हैं, सफर का मतलब है कि समाज में जो समस्याएं हैं और उनको समझ भी नहीं है कि ये समस्या किधर से है और कहाँ से है, तो उनको अगर हम चाहते हैं कि रातों रात चीजें बदल जाएं, या हम एक बार उनके साथ बैठक करें और चीजें बदल जाएं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी और दृढ़ता के साथ काम करने की जरूरत है। लोग मतलब बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन ये जो संगठित होने वाला जो समस्या है, उस पे मुझे भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी-कभी लगता है कि खुद में कुछ कमी रह जाती है, जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं रह पाता है। इसमें मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ। बाकी लोगों को जरूरत तो है, लोग बैठे तो हैं कि हाँ बदलाव चाहिए। तो मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी, तो कुछ कुछ मेरे दिमाग में मतलब कुछ तो मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं उस तैयारी को थोड़ा उतारने की कोशिश करूँ, उसके बाद एक परफेक्ट वे में आप लोगों के साथ अनुभव शेयर करूंगी। अभी इतना ही। थैंक यू। महेश्वरी पांडे जी ने हाथ उठाया है बहुत दिन के बाद प्रभु। महेश्वरी पांडे जी। सभी को नमस्कार। मनमोहन जी हमारे गांधीवादी चिंतक और विचारक हैं, उनसे मैं एक टिप्पणी चाहूंगा जो पिछले खासकर 10-12 सालों से जो महात्मा गांधी जी के खिलाफ नौजवानों में नैरेटिव फैला है और उसकी संख्या डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया में बहुत गांधी जी को अभद्र टिप्पणियां प्रेषित की गई इस 2 अक्टूबर को। तो एक विरोधी विचारधारा हमारी नई पीढ़ी में फैली जा रही है और गांधी जी के ऊपर तमाम गलतियां आरोपित की जा रही हैं। तो इसका समाज में हमारे एक नेगेटिव नैरेटिव फैल रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल महेश्वरी पांडे जी, आपने बहुत सही कहा है, लेकिन यहाँ मैंने एक बात बोली थी जो गांधी जी ने मरने से 20 घंटे पहले बोली थी कि आवाज नहीं आ रहा। वो जो गांधी जी ने मरने से 20 घंटे पहले 2 लाइनें लिखी, वो गांधी जी के म्यूजियम में भी दिखाई नहीं जाती। इसका मतलब ये मेल इंटेंशन से गांधी जी को पिक्चराइज हमने 80 साल किया, अब ये भी कर रहे हैं। तो ये तो बाहर है, डिवाइड एंड गेम है ईस्ट इंडिया कंपनी का।
और हम लोग संगठित होकर गांधी जी की बात कहने में असमर्थ हैं। इसीलिए ये हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं है। उनको जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल गेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल प्रिवेलेंट। मैं अभी 5 मिनट बाद दोबारा बात करूंगा, क्योंकि रास्ते में चल रहा हूँ मैं। 5 मिनट बाद फिर ऑफिस में मैं आपकी बात को जवाब सही ढंग से दे पाऊंगा, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा होगा, शायद आवाज ये कहीं आ रही होगी। थैंक यू मदन मोहन जी। अभिषेक जी, आप कुछ करना चाहते थे? जी, आज से करीबन 6 महीने पहले गांधी पीस फाउंडेशन में एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में गांधी पर ही चर्चा थी और बात हिंदू स्वराज और उनकी पुस्तक मेरा धर्म पे आई। विषय जो था मैंने ही रखा था। हिंदू स्वराज मैंने उस समय पढ़ी थी, तो उसमें करीबन 20 अध्याय हैं जो मुझे याद आता है। और उसमें 20 अध्याय में जो दूसरा अध्याय था उसमें साफ तौर पे लिखा था कि भारत, ये हिंदू स्वराज 1909-1910 की किताब थी। आज से 115 साल से ज्यादा हो चुका है उसको। में देखा था कि भारत की जो दयनीय स्थिति है, ये आर्थिक और राजनीतिक कारण इसमें सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। सबसे बड़ा कारण है नैतिक पतन। ये 1909-1910 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा हुआ था। उन्होंने दूसरा बात रखी थी कि किस तरीके से जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं वो एक तरह से बुरी आदतों को, बुरी चीजों को फैला रही हैं। पश्चिमी सभ्यताएं, वो पश्चिमी की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी तरफ इंगित करना चाहते थे। ये हिंदू स्वराज की बात है, क्योंकि आज का टॉपिक ये है। फिर और भी कुछ बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि डिवाइड एंड रूल किस तरीके से लाया गया। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि अंग्रेजों ने कैसे राज किया और अंग्रेज क्या चाहते हैं। तो जो प्लग लगाए हैं, शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बताया था। शिक्षा को लेकर बताया कि वो पश्चिम शिक्षा क्यों हमारे लिए घातक है, वकील क्यों हमारे लिए घातक है। मतलब 115 साल पहले उन्होंने ये सब चीजें लिखी थी कि वकील क्यों घातक है। वकील के लिए उन्होंने लिखा था कि वकील जो है हमारे बीच में विवाद फैला के अपना दुकान चला रहे हैं, जबकि वो खुद वकील थे, लेकिन ये बात उन्होंने लिखी थी। तो इसी तरह से डॉक्टर को भी उन्होंने बताया था कि डॉक्टर क्या गड़बड़ करते हैं। आ, वो कहते हैं कि लोगों को दोषपूर्ण जीवन शैली से निकलने के बजाय वो केवल और केवल ऐसे ही ट्रीटमेंट में जाते हैं। और फिर इसके बाद बहुत सारी चीजों पे उन्होंने विचार रखी थी। स्वदेशी क्यों आवश्यक है, इस पे भी बात रखी थी। और मतलब स्त्री पुरुष और बहुत सारे विषय उसमें थे। तो मूल चीज जो मुझे समझ में आई कि वो ये, आज से 115 साल पहले भी समस्याएं लगभग वही थी जो आज है, और उनमें और जटिलता आई है और वो खराब हुई है। उस समय भी नैतिकता का अभाव था, चारित्र का अभाव था। उस समय भी वकील, डॉक्टर और ये सब जो है लूट शुरू कर चुके थे। तो व्यवस्था जो थी उस समय की व्यवस्था, आज की व्यवस्था उस समय की व्यवस्था का और भी विभत्स और विकृत रूप बन चुका है। तो जो हिंदू स्वराज की जो बातें थी वो आज भी प्रासंगिक हैं। और साथ ही साथ जो स्वदेशी की उन्होंने बात की थी, स्वदेशी की बात, देश आजाद हो गया, फिर पार्टियां भूल गई। विदेशी शिक्षा ना अपनाने की उन्होंने बात की थी, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो लोगों ने अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाया, चाहे वो कोई भी रहा हो, प्रथम प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो वर्तमान के नेता रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी की बात सबने की, गांधी का फोटो का इस्तेमाल सभी ने किया, लेकिन गांधी के विचारों को किसी ने नहीं माना।
वो भारतीय संस्कृति को सबसे बेहतर संस्कृति मानते थे, उसका पालन किसी ने नहीं किया। और जो बातें उन्होंने बताई थी धर्म के बारे में, जो अध्यात्म के बारे में, उन सबको तो कचड़े के डब्बे में फेंक दिया गया। तो गांधी फोटो के तौर पे तो आज भी हमारे पास हैं और नोट के तौर पे भी हैं, लेकिन जो उनके विचार थे, जो उनकी बातें थी, उन पे चलने वाला कोई बचा नहीं है। और हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें कि गांधी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन उनके विचारों पे जब तक काम नहीं करेंगे और उनके आचरण को, उनके जीवन को आदर्श के तौर पे मान के और अपने आचरण में नहीं कोई उतारता, तब तक ये सब चीजें बेमानी है। चर्चा तो हो सकती है, लेकिन बाद में रोड पे निकलते ही फिर से वही चीजें आएंगी और वही सारी चीजें। तो ये एक मिथ्याचार वाली बात है कि हम जानते हैं या थोड़ा बहुत समझते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन हम उसको आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। समाज में तो छोड़िए, पहले अपनी आचरण में नहीं ला पा रहे, कैसे बदलाव करेंगे। धन्यवाद, बस इतना ही मुझे। थैंक यू अभिषेक जी। वैसे समय हो चुका है, 3 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा जा चुके हैं 9:30 से। तो सभा बहन अगर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो तो हाथ आपने उठाया है, अगर कोई छोटा सा हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आज के लिए शुभ रात्रि करते हैं। नमस्कार सभी सर। जो शोभा आपने जी, मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि हाँ मैं जी, आपका मैं कई रिकॉर्डिंग सुन रहा था, विषय पे ही हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है। जी जी गांधी जी नहीं, was मुझे pro barter system, और जो now अभिषेक feasible by local digital currency. His picture on note is doing murder of his thoughts. ये भी एक बात है। गांधी जी जिस चरित्र निर्माण की बात कर रहे थे, हम उनकी फोटो के लेन देन से उनके सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया गांधी जी को, उनकी फोटो के द्वारा। शबा खान जी, तो हो चुका है सर, अब नहीं बोल पाऊंगी मैं। लेकिन हाँ, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि गांधी जी के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। उसको आज की जनरेशन जो है ना पढ़ भी नहीं रही। और आज की जनरेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले की जनरेशन के मुताबिक। तो आपने जो बातें कही और मदन मोहन सर ने जो बोली बातें बड़ी अच्छी बोली। और सबसे पहले तो रोजगार है, अगर रोजगार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देश के अंदर हमारे रोजगार अगर हर पहलू पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए तो वो बेहतर है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। गांधी जी को अगर सब लोग डीपली तरीके से उनके विचारों को अपना लेंगे तो वो बहुत अच्छे विचार हैं उनके। सभा बस जी, we are giving 77,000 vacancy in Delhi only for अच्छा self-employment. Let the unemployed have confidence in themselves and come forward for the job. अच्छा, जी जी जी, बस इतना ही कहना चाहूंगी। और सबकी सुनती रहती हूँ तो उससे नॉलेज होती है और आगे भी होगी नॉलेज। बस टाइम भी पूरा हो चुका है तो फिर थैंक यू। हाँ, आज के लिए ठीक विदा दिया जाए। सभी साथियों को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि।